अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th या ग्रेड 9th बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। नेशनल बुक फाउंडेशन जो आप लोगों की बुक है फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद का कोर्स, वो मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक इसी प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में आप लोगों को मिलेगा और ये हमारा चैप्टर नंबर 3 द सेल में लेक्चर नंबर 3 होगा। चैप्टर नंबर आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जो आप लोगों की बुक है उसमें जो नंबर जो एडिशंस है वो थोड़े से आगे पीछे कर दिए हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा वही के वही पॉइंट्स आप लोग अपने नोटबुक्स में लिख ले, नोट्स बना ले, मुझे पिक्चर भी भेज सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है साइटोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म तो बहुत छोटा सा टॉपिक है आप लोगों की बुक में। तो जो हमारे आज के लेक्चर में डिस्कशन होगी, ये डिस्कशन इस बुक में पेज नंबर 34 पे है। आप लोगों की बुक में पेज आगे पीछे हो सकता है, कोई टेंशन आप लोग ना ले तो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये है एडिशन चेंज है, बाकी कंटेंट्स वहाँ है, चैप्टर नंबर आगे पीछे सिर्फ़ और सिर्फ कर दिए हैं। मेरे पास चूँकि ये बुक मौजूद है तो इसमें ये यूनिट 3 है, पेज नंबर 34 पे है। आप लोगों के पास कोई और पेज हो सकता है। हमने साइटोप्लाज्म इस वाले पैराग्राफ के हवाले से डिस्कशन करनी है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाला टॉपिक हमने डिस्कस करना है। साथ में हम ये डायग्राम भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारी इस लेक्चर के अंदर जो डिस्कशन होगी वो यहाँ तक होगी। नेक्स्ट लेक्चर जो इसी प्लेलिस्ट में होगा उसमें राइबोसोम और सीक्वेंस में आप लोग चलते जाएंगे, पूरा कोर्स आपको जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम साइटोप्लाज्म के हवाले से डिस्कशन कर लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट साइटोप्लाज्म एक्चुअली इज़, वेयर इज़ इट लोकेटेड, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सो ऑन, हमने डिस्कशन करनी है। सो साइटोप्लाज्म के हवाले से द फर्स्ट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर, between the cell membrane and nucleus of the cell is an aqueous substance called cytoplasm। तो सबसे पहला जो सेंटेंस यहाँ पर डिस्कस किया है कि साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद होता है, तो इस वाले लाइन में आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि साइटोप्लाज्म असल में सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में मौजूद होता है। ये वाला आप लोगों को नज़र आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और ये जो सर्कल मैंने बनाया है ये आप लोगों को न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। इस सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी आप लोगों के सामने ये खाली स्पेस नज़र आ रहा है, इस पूरे के पूरे खाली स्पेस के अंदर मैं डॉट्स जो बना रहा हूँ, ये डॉट्स आप लोग कंसिडर कर ले कि ये असल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। इन्होंने लिखा है कि ये असल में एक्वस सब्सटेंस है। तो दूसरे अल्फाज में जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड पोर्शन होता है। आप लोग डिस्कस करेंगे कि वो सेल का लिक्विड पोर्शन होता है, ये कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं है, बस जस्ट एक फ्लूइड होता है जो कि सेल के इनसाइड मौजूद होता है। ये जो साइटोप्लाज्म है ये किस चीज़ से बना है, तो लिखा है कि इट इज़ अबाउट 90% वाटर हैविंग मैनी डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मटेरियल। सो आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, तो आपने डिस्कस करना है कि साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा वाटर मौजूद होता है, 90% वाटर होता है। और इसी वाटर के अंदर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई होती है, साल्ट्स भी इसमें डिज़ोल्व हो गए होते हैं, फूड भी बहुत सारा इसमें मौजूद होता है, इसके अंदर ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। वाइटामिन्स होते हैं, यहाँ ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम, साल्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर इनकेस पेपर में आता है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइटोप्लाज्म, सो इट इज़ साइट फॉर मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व है, बहुत सारे यहाँ पर एंजाइम्स मौजूद होते हैं और यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। ज़ाहिरी सी बात है कि सेल के अंदर तो वैसे भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं,
लेकिन इट इज़ साइट ऑफ मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस का मतलब कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस अगर हो रहे होते हैं और उन रिएक्शंस की मदद से ये सेल क्या कर रहा होता है, सर्वाइव कर रहा होता है। तो अगर इनके इस पेपर में आता है कि रोल ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, तो आपको ये वाला लाइन पता होना चाहिए कि यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे होते हैं। दूसरा जो इसका रोल होता है, इट स्टोर्स फूड ग्रेन्यूल्स। यहाँ आप लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारा फूड मौजूद होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में मौजूद होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में मौजूद होता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर वेस्ट भी मौजूद होता है। वेस्ट मटेरियल सेल नॉर्मली रिमूव तो करते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको अगर इनके स्टोर करना हो तो सेल उसको स्टोर कर सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये नहीं है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होंगे, यहाँ पर फूड ग्रेन्यूल्स भी स्टोर होते हैं, और फूड ग्रेन्यूल्स के साथ साथ यहाँ पर वेस्ट मटेरियल भी क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। थोड़ी देर के लिए वो स्टोर होंगे, उसके बाद फिर ये क्या कर देंगे, उसको रिलीज करेंगे। इट इज़ होम फॉर वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज विच आर डिस्कस्ड बिलो। साइटोप्लाज्म का जो तीसरा रोल आप लोगों ने डिस्कस करना है, ये आखिरी 3 लाइंस जो है ये साइटोप्लाज्म का रोल है या साइटोप्लाज्म का फंक्शन है। इट इज़ होम फॉर वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर मौजूद होता है, लाइसोसोम भी यहाँ पर मौजूद होता है, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज यहाँ पर मौजूद है। अगर इनके हिसाब से कोई पूछता है कि ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, तो आपने उनको बताना है कि ये टाइनी ऑर्गन्स होते हैं, ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप्स का रोल क्या करते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। सो ये जो डिस्कशन आप लोगों ने की है बुक के अकॉर्डिंग, यही साइटोप्लाज्म वाली डिस्कशन है। जो डायग्राम अभी मैंने बनाया था वो आप लोग पेपर में बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर इन केस आप लोगों से रोल ऑफ साइटोप्लाज्म पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म पूछा जाता है, तो आप लोग ये आखिरी जो 3 लाइन्स है ये डिस्कस करेंगे। अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है कि कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है, तो आप लोग ये जो सेकंड लाइन है ये वाला डिस्कस करेंगे, कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। और अगर पेपर में आता है कि व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो आप लोग ये वाला जो सेंटेंस है, ये जो पहला सेंटेंस है, ये क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा है, बस इसमें हमने कुछ और नहीं पढ़ना। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कशन कर लेते हैं एक और स्ट्रक्चर के हवाले से, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बी सेल का हिस्सा होता है, ज़रूरी हिस्सा है, इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। पहली बात तो आप लोगों को इस सेंटेंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज़ है। ये एक ऑर्गेनेली है। ये ऑर्गेनेली आप लोग डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और ये ऑर्गेनेली आप लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। याद रखना है आप लोगों ने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो एब्सेंट होगा। तो मैं यहाँ पर इसके साथ नोट भी करने लगा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक्स में बाकायदा ये लिख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग सेंटेंस देखेंगे तो लिखा है सिर्फ और सिर्फ ये यूकैरियोटिक सेल्स में है, और ये थ्रू आउट साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। अगर इनके हिसाब से एग्जामिनर पूछता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें साइटोप्लाज्म में तो मिलेगा, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, दिखता कैसे है, तो आपने बोलना है ये सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स है। सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन का मतलब कि बहुत सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, वो कंबाइन हो गए हैं, और उन्होंने क्या बनाया है, उन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया है। फॉर एग्जाम्पल बुक के अंदर ये जो पिक्चर बनाया है ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। जो पर्पल कलर का आप लोग देख रहे हैं, ये पर्पल पूरे का पूरा न्यूक्लियस है। लेकिन जितने भी आपको ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है अराउंड, और ये बाहर वाला स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है अराउंड, ये पूरे का पूरा क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। Flattened sacs of endoplasmic reticulum are called cisternae, which form a network of interconnected channels. मैंने आप लोगों को अभी आइडिया दिया है, जो डायग्राम मैंने दिखाया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम असल में सिस्टम ऑफ क्या है,
मेम्ब्रेन से। तो जिस तरह आप लोगों को ये सिस्टम एक मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को दूसरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को तीसरा पार्ट नज़र आ रहा है, ये आपको फोर्थ नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये आपको फिफ्थ नज़र आ रहा है, ये सिक्स्थ नज़र आ रहा है, ये सेवन्थ नज़र आ रहा है, ये एट्थ नज़र आ रहा है। ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, एक एक फ्लैटेंड सैक को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम सिस्टर्नी नाम देते हैं। इसके ऊपर आप लोग स्टार लगाएंगे, ये पेपर में ज़रूर आएगा। एग्जामिनर आप लोगों से पूछ सकता है कि सिस्टर्नी लफ्ज़ किसके साथ एसोसिएटेड है। बाद में गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, लेकिन आप लोग याद रखेंगे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो अगर सिस्टर्नी पूछा जाता है कि ये क्या है, आपने बोलना है कि ये फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फ्लैटेंड सैक्स मीन कि ये ऐसे फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और ये सारे के सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। जिस तरह आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं कि तमाम के तमाम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम सिस्टर्नी नाम देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप लोग डायग्राम को नोटिस कर ले तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं? रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इसमें जो टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, टू फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, इसके ऊपर एक के ऊपर रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, दूसरे के ऊपर रेड डॉट्स नहीं है। ये देख ले, यहाँ पर रेड डॉट्स नहीं है और इस वाले के ऊपर आप लोगों को रेड डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जो टू फॉर्म्स है उसमें से एक को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या दूसरे अल्फाज में हम उसको RER बोलते हैं। तो ये वाला जितना भी आप लोग देख रहे हैं इनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोलते हैं, तो आपने बोलना है क्योंकि इसका जो माइक्रोस्कोप में अपीयरेंस होता है, नज़र आ रहा होता है, वो रफ होता है। माइक्रोस्कोप में ये रफ क्यों नज़र आ रहा होता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम्स। जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं, जितने भी रेड डॉट्स है ये तमाम के तमाम, यू नीड टू रिमेंबर, राइबोसोम्स है, और इसकी वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बन जाता है? रफ बन जाता है। सो न्यूक्लियस पर्पल कलर का है, ये ब्लूइश कलर का, और ये तमाम का तमाम क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। If ribosome are absent, it is smooth endoplasmic reticulum। और अगर आप लोग डायग्राम में नोटिस कर ले तो जो ग्रीन कलर के अभी मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ये पूरे का पूरा आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रहा है, इंटरकनेक्टेड चैनल्स है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम्स नहीं है। तो अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे पूछता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ क्यों बोलते हैं, तो आपने बोलना है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते। ये हमें माइक्रोस्कोप में क्या नज़र आ रहा होता है? स्मूथ नज़र आ रहा होता है। A complex network of endoplasmic reticulum provides mechanical support to the cell। यहाँ पर अगर इनकेस एग्जामिनर आपसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछता है कि क्या होता है, रोल क्या होता है, तो आपने बोलना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक जो फंक्शन होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। जाहिर सी बात है कि इस सेल के अंदर कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो पूरे के पूरे सेल को शेप में रखना है, इस वजह से ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क मौजूद होता है। जिस तरह आप लोग ऊपर छत देख रहे हैं, तो छत में सरिया लगा है और वो सरिया एक नेटवर्क बना रहा है और पूरे के पूरे छत को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है, सीलिंग को सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जब इस पूरे सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क होगा, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होगा, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ पर इस पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब कि सेल को एक शेप में रखेगा, एक रिजिड शेप में रखने की कोशिश करेगा ताकि वो मसल सेल अपने आप को डिस्ट्रॉय ना करे। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। सो फंक्शन आप लोग एक ये लिखेंगे और दूसरा आप लोगों ने ये वाला लाइन डिस्कस करना है। आप देखें कि अगर इनकेस इस साइड पे कुछ यहाँ पर एंटर हो जाए तो वो इनके अंदर जो कैविटी मौजूद है उस कैविटी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कर रहा होता है। सब्सटेंसेस इसके अंदर जो कैविटी मौजूद है, स्पेस मौजूद है, गैप मौजूद है, उसके अंदर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। आगे पीछे सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट है वो हो सकता है। Due to attached ribosome, RER have role in the synthesis of some protein। ये तीसरा B आप लोग रोल लिख सकते हैं या फंक्शन डिस्कस कर सकते हैं।
आप लोग यहाँ नोटिस कर ले कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या मौजूद है, राइबोसोम मौजूद है। और राइबोसोम का फंक्शन हमेशा क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है राइबोसोम को, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे होते हैं। तो लिखा है कि चूंकि RER के ऊपर राइबोसोम भी मौजूद है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन भी हो गया, और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो आप लोगों ने डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा आप लोगों ने डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा होता है। और तीसरा आप लोगों ने डिस्कस किया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस भी कर रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि उसके ऊपर तो राइबोसोम्स है ही नहीं। SER synthesize lipids including steroids. SER also detoxify harmful substances. ये जो सेंटेंस है इसके ऊपर आप लोग बुक में हाईलाइट करेंगे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन, एंड द थिंग यू नीड टू रिमेंबर इज कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है, और वो है लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। सेल के अंदर जितने भी लिपिड्स होते हैं वो कौन सिंथेसाइज कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज कर रहा है। लिपिड्स का एक ग्रुप है, एक एग्जाम्पल है, उसको बोलते हैं स्टीराइड्स। जहाँ पर भी आप लोग स्टीराइड लफ्ज़ सुनते हैं तो आपसे अगर इनकेस कोई पूछता है कि स्टीराइड्स क्या होते हैं, तो आपने उनको बताना है कि स्टीराइड्स असल में लिपिड्स का एक टाइप है। आपसे वो पूछेगा कि ये कहाँ बनता है, तो आप बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा होता है। ये हमें चाहिए होता है, बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो डिटॉक्सिफाई हार्मफुल सब्सटेंसेस। हमारे लिवर के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होगा सेल्स में, और वहाँ पर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस आएंगे उनको डिटॉक्सिफाई किया जाता है। डिटॉक्सिफाई मीन कि उसके टॉक्सिक इफेक्ट को, उसके हार्मफुल इफेक्ट को क्या किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, कैंसिल आउट किया जाता है। सो ये इसका फोर्थ क्या हो गया, रोल आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो लास्ट फंक्शन डिस्कस किया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कर रहा होता है। तो कहीं अगर इनकेस पेपर में आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप लोग फंक्शन बता दे, तो एक लाइन ये है, दूसरा, तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ, ये सारे फंक्शंस आप लोग बता देंगे। अगर कहीं पेपर में आता है कि सिर्फ और सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन बता दे, तो आप ये बताएंगे कि ये लिपिड सिंथेसाइज कर रहा होता है। दूसरा ये सेंटेंस बता देंगे कि ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर रहा होता है। और तीसरा आप ये बताएंगे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना होता है, ये किसकी वजह से है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से है। मेरे ख्याल में कि ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे तो बुक में करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो पैराग्राफ है इसको फंक्शन के लिए याद रखना है, ये इसका फंक्शन है। और ये वाला जो आप लोगों ने पैराग्राफ डिस्कस करना है ये इसका इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ इसके फॉर्म्स है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। सो क्विक मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछने लगा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जो क्वेश्चन है आंसर्स आप लोग बताएंगे। पहला तो मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि RER और SER में डिफरेंस क्या होता है। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आप लोगों ने मुझे बताना है कि RER और SER में क्या डिफरेंस होता है। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर आपने मुझे बताना है कि SER डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। मैंने लेक्चर में जिक्र किया है कि डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ अकर होता है हमारे बॉडी में। SER का फंक्शन होता है ना टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना, तो कौन से सब्सटेंसेस जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे कौन से बॉडी पार्ट में कर होता है, मैंने लेक्चर का जो है वो जिक्र किया है। और तीसरा पॉइंट आप लोगों ने मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन फ्लैटेंड सेक लाइक स्ट्रक्चर का नेम क्या होता है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का
जो है वो वेट करूँगा, मुझे आप लोगों ने ये आंसर देने हैं। ये नोट्स बनाने हैं, अपनी नोटबुक में डायग्राम भी आप लोगों ने यही बनाना है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो आप लोग देखेंगे। और मेरा जो चैनल है वो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना है, अपने फ्रेंड्स और अपनी क्लास के साथ ये शेयर कर ले। हमारी जो डिस्कशन होगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और ऑर्गेनेली के हवाले से डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे मेरा नाम भी है, अपने नोट्स वगैरह मुझे बेचने हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर पूछना है तो वो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे चैनल पे वहाँ पर नंबर लिखा है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।